कल सबको एक बार फिर से आप गणेश जी का नाम लेकर के अपने माइंड में गणेश जी को याद करके हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गणेश जी के बिना हम कोई भी शुरुआत नहीं कर सकते। ओके, सो धन योगा। एवरीबडी नीड्स मनी एंड एवरीबडी हियर इज समहाउ अ ग्रीडी पर्सन। क्योंकि जब भी बात धन की होती है तो जो लोग धन योगा में लेक्चर अटेंड करने आए हैं, जो लोग धन को जानने के लिए आए हैं, तो सब में एक लालसा रहती है, एक इच्छा रहती है कि हम भी धन की प्राप्ति करें। एंड ये ट्रू है कि बिना पैसों के हम इस दुनिया में नहीं जी सकते हैं। एंड कलयुग का जो भगवान है, वो माँ लक्ष्मी जो है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और जिनके पास में लक्ष्मी है उनकी ज़िंदगी डेफिनेटली बेटर है जिनके पास नहीं है उनके कंपैरिजन में। सो अब हमको एक चार्ट में अगर देखना हो कि यार इस इंसान के पास धन है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है, और अगर है क्या ये उसको इंजॉय कर रहा है, is he really enjoying that money, or there are some kind of people who have a lot of money but they are not enjoying it। उनके घर में बीमारी है, उनको पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल गया है लेकिन उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, उनके बच्चे अपाहिज हैं, या किसी ना किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो जो पैसा उनको मिला है उसको वो इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो आज हम इस लेक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम D1 चार्ट में ये देखेंगे कि क्या इंसान के पास पैसा है, अगर है तो वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो कुछ न्यू एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर आज आए हैं जिन्होंने पुरानी वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं अटेंड किया है, हमारे पुराने लेक्चर्स को, तो और जो लोग एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मैं वैसे तो कोशिश करूँगा कि मैं सारी टेक्निकल टर्म्स एक साइड पर रख दूँ एंड आसान भाषा में आपको बताऊँ। ओके, सबसे पहले व्हाट हाउसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्थ? एनीबडी? व्हाट हाउसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्थ? पैसा किन घरों से देखते हैं? सेकंड से देखते हैं? सेकंड हाउस सर। सेकंड हाउस से देखते हैं। ओके, सबसे पहले पैसा हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से। आप स्वयं, क्या आप पैसे के काबिल हो? फर्स्ट हाउस इज यू, एंड इफ यू डू नॉट डिजर्व मनी, नो मैटर हाउ गुड इज योर एनी अदर हाउस, you won't get the money. Okay? The first house is you. And if you don't deserve money, you won't get the money. तो सबसे पहला रूल ये है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किसी भी तरह से एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की नेगेटिव एफ्लिक्शन में। इट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन 6th हाउस, इट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन 8th हाउस, इट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द 12th हाउस। यदि आप किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड को 6, 8 और 12 जाते हुए देख लीजिए, या इनफैक्ट 4th जाते हुए भी देख लीजिए, तो आप समझ लेना कि मिडल अमाउंट ऑफ मनी रहेगी, चाहे बाकी कितने भी बड़े से बड़े धनयोग बन रहे हों, कितने भी बड़े से बड़े धनयोग बन रहे हों। इफ यू डोंट डिजर्व द मनी, यू वोंट गेट द मनी। आपके पास पैसा आएगा भी तो वो कहीं और चला जाएगा, किसी और पर्पस के लिए यूज हो जाएगा, या आपके साथ कोई ना कोई छल कपट करके। एग्जाम्पल ले लो, फर्स्ट इन द 6th हाउस, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू वुड हैव टू स्पेंड इट ऑन द कोर्ट केसेस, राइट? Why 4th house? Okay, very important question, sir. Why 4th house? Number 1, 4th is coming in the triangle of 4, 8 and 12. 4th का जो है वो ट्राइंगल आ रहा है 4, 8 and 12 पे। दूसरी चीज, 4th हाउस इज द 12th हाउस ऑफ द 5th हाउस, एंड 5th हाउस इज योर पास्ट। आपके जो पास्ट कर्मास हैं, आपकी जो पास्ट अकमुलेशन है, दैट इज इन द 5th हाउस, एंड उसकी जो खर्च हो रहा है वो 4th हाउस पर हो रहा है। सो इट शुड नॉट बी in the 4th house as well.
क्योंकि आप पास्ट में उसका खर्चा कर कर आ चुके हो, इस जन्म में नहीं मिलेगा. सो दैट इज वाई फोर्थ हाउस इज इंपॉर्टेंट. मैं इस पे अभी आने वाला था, आपने पहले ही पूछ लिया. सो या इतना सबको क्लियर है? Yes, I have fourth. No money. Don't worry, you will get the money. We'll also discuss the remedies in this lecture. So, I hope this is clear. No matter what is there in the first house, if the Lord is in affliction, you won't get the money. यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार चैट. किसी ने कुछ और भी बोला है. What if ascendant forms गज केसरी योगा in the sixth house? देखो, गज केसरी योगा is a totally different thing. To be really honest, गज केसरी योगा इज नॉट अ वेरी गुड योगा इन कलयुग. ये जो योग है ये पुराने ज़माने में बहुत अच्छा होता था, त्रेता में बहुत अच्छा था, द्वापर में बहुत अच्छा था, सतयुग में तो बहुत ही अच्छा था. लेकिन आज की डेट में गज केसरी योग इतने चार्ट्स में मिलता है, बहुत चार्ट्स में मिलता है, बट व्हेन यू लुक एट देयर लाइफ यू वुड सी यार ये क्या यार, मतलब है नहीं कुछ. क्योंकि जो काल है, जो युग है, वो बृहस्पति का युग नहीं है. युग तो शनि का है, युग तो राहु का है. अब राहु के युग में गज केसरी योग मिल भी जाए तो उसका फायदा नहीं होगा. तो इस पे हम बाद में आएंगे, ये एक टोटली डिफरेंट तरफ मेरा लेक्चर चला जाएगा. सो फर्स्ट हाउस शुड नॉट बी इन द एफ्लिक्शन, फर्स्ट लॉर्ड शुड नॉट बी इन द एफ्लिक्शन. इफ द लग्ना इज इन एनी काइंड ऑफ एफ्लिक्शन यू वोंट बी एबल टू हैव द मनी. इवन इफ यू हैव मनी यू वुड हैव टू स्पेंड इट ऑन द बैड थिंग्स. इफ इट्स फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस, आप अब्रॉड जाने में पैसा खर्च दोगे. लोग पूरी जिंदगी भर का पैसा अब्रॉड लगा देते हैं, या आपका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा. अब इसमें हमको देखना पड़ेगा किस रिलेशन के साथ है. अगर तो चंद्र के साथ एफ्लिक्शन में है और 12th जा रहा है तो हो सकता है मदर पर हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत पैसा लग जाए. मार्स के साथ जा रहा है तो हो सकता है कि ब्रदर पर या किसी दोस्त पर बहुत पैसा लग जाए. वीनस के साथ जा रहा है तो हो सकता है कि वाइफ पर या अपने पार्टनर पर बहुत पैसा लग जाए. जुपिटर के साथ जा रहा है तो घर के बुजुर्गों पर बहुत पैसा लग जाए. सूर्य के साथ जा रहा है तो फादर पर पैसा लग जाए. आई होप इट इज वेरी क्लियर, बहुत बेसिक है ये. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी क्लियर विद. सेकेंड हाउस. Second house is your accumulated wealth, the wealth that you cannot spend. That is your accumulated wealth, the wealth that you can never spend. So basically it is your family, it is your bank balance. वो बैंक बैलेंस जो आप खर्च नहीं सकते हो. क्या आप अपने भाई को खर्च सकते हो? क्या आप अपने पिता को खर्च सकते हो? क्या आप अपने चाचा मामा ताया सबको मिला करके खर्च सकते हो? आप नहीं खर्च सकते. वो आपका सेकेंड हाउस है. Second house is basically your bank accumulation which you cannot spend. उसके बाद fifth house. Fifth house is your past, the money that you are carrying from your past, जो आपको तब मिलेगी जब आपका चाइल्ड बर्थ होगा, ताकि आप उस पर पैसा लगा सको. बिकॉज पास्ट का कमाया हुआ पैसा आपको फ्यूचर में लगाना पड़ता है. पास्ट का कमाया हुआ पैसा आपको फ्यूचर में लगाना पड़ता है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिएक्शंस बंद कर दूं यार. मैं अब ये करूंगा तो वो नहीं आएगा. या सो पास्ट का कमाया हुआ पैसा आपको फ्यूचर में उड़ाना पड़ता है. तो जो पास्ट का पैसा है, जो आपके पास्ट कर्मास हैं, जो अकमुलेट हो चुके हैं. एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास 1 रुपया है. 1 रुपये में से मैंने 10 पैसे खर्च लिए. 10 पैसे में, उसके बाद 10 पैसे मैंने अभी खर्च लिए. 40 पैसे मेरे पास्ट के लिए बच गए, मतलब फ्यूचर के लिए बच गए, जो मेरा आने वाले टाइम में पास्ट होगा. और 50 जो है वो मैं इसमें छोड़कर जाऊंगा बच्चों के लिए या किसी के लिए. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. ये 1, 5 एंड 9 का ट्राइंगल होता है. इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट. एनीबडी इंटरेस्टेड टू लर्न दिस 1, 5 एंड 9 ट्राइंगल? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू मनी. ओके, गो अहेड सर. ओके, सो 1, 5 एंड 9 का ट्राइंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल. याद रखना इस चीज को, जिसको आप त्रिकोना हाउस कहते हो ना, कि ये त्रिकोण के घर हैं. पहला, 5वां और 9वां. ओके, इन रियलिटी सिर्फ ये एक त्रिकोण नहीं है, त्रिकोणे बहुत हैं. 2nd, 6th एंड 10th ये अलग त्रिकोण हो गई. 3rd, 11th एंड 7th ये अलग त्रिकोण हो गई. 4th, 8th एंड 12th ये अलग त्रिकोण हो गई. हर एक त्रिकोण का अलग अलग सिग्निफिकेंस है. आशुतोष जी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ओके. तो बहुत तरह की त्रिकोणें होती हैं, लेकिन फिर 159 को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? 159 से हम योग कार का डिसाइड करते हैं. 159 का अगर एफ्लिक्शन हो तो हम साफ कहते हैं कि ये टेवा अच्छा नहीं है. क्यों? ओके,
एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मंत्र जाप कर रहे हो। ये लाइनें जो मैं अभी बोलने वाला हूं, यदि आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी नेक्स्ट लाइफ कैसे बेटर बना सकते हो। आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि आपने 10 माला रोज जाप करना शुरू कर दिया। आपने 10 माला रोज जाप करना शुरू कर दिया, ठीक है। आप कोई भी मंत्र की 10 माला जाप करते हो। अब होगा क्या, 10 में से 1 माला का आपको रिजल्ट मिलेगा इस लाइफ में। दैट इज द फर्स्ट हाउस, ठीक है। आपने जाप करना शुरू किया, आपको फर्स्ट हाउस में उस जाप का 10% यानी कि 1 माला का फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाकी की मालाएं, सॉरी आई एम हैविंग अ फोन कॉल, बाकी की जो मालाएं हैं, मैं इसको एयरप्लेन पे लगा दूं, सॉरी, या 1 माला का आपको रिजल्ट अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी की मालाएं स्लाइड होकर आधी माला चली जाएगी 5th हाउस में और आधी माला चली जाएगी 9th हाउस में। सेम इज द केस विद मनी, सेम इज द केस विद एनीथिंग। आधी माला 9th में चलेगी, आधी माला 5th में चलेगी। इसीलिए मां बाप का किया हुआ जाप आपके बच्चों के काम आता है। हम क्यों कहते हैं पेरेंट्स कैन डू रेमेडी फॉर यू? Why parents can do remedy for you? Because whatever the parent is doing, some part of it is going in the 5th house and some part of it is going in the 9th house. तो आप कहते हो कि यार मैं तो 10 माला जाप कर रहा हूं, फायदा तो उतना मिल नहीं रहा। फायदा आपको 1 ही माला का मिलेगा, बाकी इधर जाएगी, बाकी इधर जाएगी। और आने वाले जन्म में 9th विल बी रिप्लेसिंग द 5th एंड 5th विल बी रिप्लेसिंग द 9th। क्योंकि आज जो आपका पास्ट है वो पास्ट आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर बनेगा। योर किड्स वुड बी इन द 9th हाउस, राइट नाउ दे आर इन द 5th हाउस। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। कल को अगर हम सेम फैमिली में जन्म लेंगे तो हम उनके बाप नहीं रहेंगे। हम आज बाप हैं, हम बाप नहीं रहेंगे, हम ऊपर यहां नहीं रहेंगे। वो 5th से 9th हो जाएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, फ्यूचर जो पास्ट जो है वो फ्यूचर की तरफ चला जाएगा एंड वो जो है वो वापस 5th की तरफ आ जाएगा। जो आपने इस जन्म में आधा 9th में अकमुलेट किया है वो अकमुलेशन आपकी 5th में चली जाएगी। सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। हाँ जी पापा। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं अनमोल को। रीजन बीइंग दैट कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानना जरूरी है कि 9th हाउस जो है ये इसको भाग्य स्थान बोलते हैं, हाउस ऑफ लक। हाउस ऑफ लक इसलिए बोलते हैं कि ये आपको आपके जो पास्ट कर्मास हैं उन कर्मों के अनुसार इस जन्म में आपको क्या मिलने वाला है वो हम इसी हाउस से देखते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास मान लीजिए कि आपने पिछले जन्म में कोई काम किया 1000 रुपए का, तो अब आपको 1000 में से इस जन्म में जो खर्चने के लिए मिलेगा वो हम 9th हाउस से देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ही हम जो 5th हाउस है वो अनमोल आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि बहुत से लोग नए हैं, उनको अभी ये पता नहीं है कि 1, 5 और 9 इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। कुंडली में जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भाग्य स्थान होता है। अब बहुत सारे उसके बोलो बोलो पहले। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, बहुत सारे लोग देखते होंगे एस्ट्रोलॉजी में कि फादर किस हाउस से देखते हैं। कई लोग फादर 10th हाउस से देखते हैं। कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि फादर 10th हाउस से देखा जा सकता है? यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, मुझे थोड़ा पता लग जाएगा कि किसको अंदाजा है। ओके, 9th इज फादर, बिल्कुल ठीक है। नहीं बट 10th में कई जगह लिखा है कि 10th में फादर होता है। अमिता जी ने भी सुना, इससे पहले भी किसी ने हाथ खड़ा किया था, डॉक्टर आशुतोष जी ने, उन्होंने भी सुना है, नीतीश जी ने भी सुना है, पुलेश जी ने भी सुना है। सो काफ़ी सारे लोगों ने ये सुना है कि फादर 10th हाउस से भी देख सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि फादर हमेशा 9th हाउस से देखते हैं, क्योंकि आपका लक ही आपका पिता है, या कह लो आपका पिता ही आपका लक है। अब कोई आदमी करोड़पति बाप के घर पैदा हो रहा है और कोई एक रिक्शे वाले के घर पैदा हो रहा है, ये उसका लक है और वही उसका फादर है। आप कितने लकी हो ये आपके फादर डिसाइड करते हैं, आप नहीं डिसाइड करते।
ना ही 10th हाउस डिसाइड करता, आपका करियर नहीं डिसाइड करता, आपका फादर डिसाइड करता है कि आप कितने लकी हैं. एंड अकॉर्डिंग टू योर फादर यू आर लिमिटेड टू सर्टन काइंड ऑफ करियर्स. हमें लगता है कि हमारे पास फ्री विल है, बट हमारे पास फ्री विल नहीं है. सो ये 1, 5 एंड 9 में कुछ इस तरह से चीजें होती हैं. तो आप जब भी डोनेशंस करते हो, आज अगर आप कुछ भी डोनेट कर रहे हो तो वो आपके 5th हाउस में जा रहा है. आने वाले टाइम में वो 5th हाउस आपका 9th हाउस हो जाएगा, जैसे पापा ने बताया कि वही आपका लक हो जाएगा. तो दैट इज वाई 5th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल्थ. नाउ 9th हाउस. 9th हाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल्थ. पापा के पास कितना पैसा है बहुत ज्यादा मैटर करता है. पापा के पास कितना आपका कितना लक है बहुत मैटर करता है. देन योर गेन्स. आपको गेन कहां से आएगा? आपको गेन आएगा 11th हाउस से. सो अब ले देकर हमारे पास हाउसेस कौन से आए हैं? फर्स्ट हाउस यू योरसेल्फ, सेकंड हाउस योर वेल्थ, 5th हाउस योर पास्ट एंड योर फ्यूचर एज वेल, एंड देन 9th हाउस एंड देन 11th हाउस. ओके, अब हम पढ़ते हैं. इफ द पर्सन इज बॉर्न इन द पुअर फैमिली एंड बिकम्स इकोनॉमिकली वेल इन द फ्यूचर, देन वी से द लक इज गुड और बैड. सर दैट इज वेयर द केतु प्लेज द रोल ना. वहीं तो हम आएंगे केतु पर. सो समझ लग गया? 1, 2, 5, 9 एंड 11. अब आपने अपनी कुंडली देख लो, आप किसी की कुंडली देख लो, आप बिलियनियर्स मिलियनियर्स की कुंडली देख लो. व्हाट यू हैव टू सी इज लॉर्ड ऑफ दीज हाउसेस. इफ लॉर्ड ऑफ दीज हाउसेज आर प्लेस्ड इन अदर हाउसेज, पहले हम अदर पे नहीं जाते. इफ लॉर्ड ऑफ दीज हाउसेज आर प्लेस्ड इन देयर ओन हाउसेज. फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस, दिस इज द धन योगा. Second house lord placed in the second house is the Dhan Yoga. 5th house lord placed in the 5th house is the Dhan Yoga. 9th house lord placed in the 9th house is the Dhan Yoga. 11th house lord placed in the 11th house is the Dhan Yoga. This is one of the most comfortable Dhan Yoga where you get the money in your comfort zone. आपको पैसा आपके कंफर्ट जोन में मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल प्लैनेट अपने साइन में होता है. अब अगर ये प्लैनेट अपने साइन में धन के घर में बैठ जाता है तो आपको घर पर बैठकर इजी वेल्थ मिल जाती है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इनके लॉर्ड एक दूसरे के साथ बैठ जाएं. फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस, दैट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ मनी. लगना लॉर्ड इन 5th एंड 9th. लगना लॉर्ड इन 5th और 9th. सर आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया. यू कैन स्पीक आउट प्लीज. लगन लॉर्ड इन 5th हाउस, ये भी अच्छी पोजीशन हुई तो. बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी पे आ रहा हूं मैं. यस यस, इसी यही तो मैं बता रहा हूं. इनका एक दूसरे में. फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस इज अ धन योगा. फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस इज अ धन योगा. फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन द 9th हाउस इज अ धन योगा. फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस इज अ धन योगा. नाउ दीज धन योगाज आर डिफरेंट. फर्स्ट इन द सेकंड मतलब फैमिली से वेल्थ आएगी, फैमिली बिजनेस से वेल्थ आएगी. फर्स्ट इन दी 5th यानी कि बच्चों के पैदा होने के बाद वेल्थ आएगी. या अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, आप वेद पढ़ेंगे, आप इंटेलिजेंस को इंप्रूव करेंगे तो वेल्थ आएगी. फर्स्ट इन दी 9th फादर से पैसा आएगा, लकी बहुत हो लक से पैसा आएगा. फर्स्ट इन दी 11th आपको मास लोगों से, ज्यादा सारे लोगों से पैसा आएगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. बाकी अब आप समझदार हैं, आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिए. उसके बाद सेकेंड हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस, दैट इज ऑल्सो मनी. सेकेंड हाउस लॉर्ड इन द 9th हाउस, अगेन मनी. Second house lord in the 11th house, again money. Second house lord in the first house, no money. ये एक्सेप्शन है बिकॉज सेकंड का फर्स्ट 12th हाउस है. तो आप अगर सेकंड लॉर्ड विल बी इन द फर्स्ट हाउस, यू वुड बी द वन जो फैमिली का पैसा उजाड़ देगा. You would be the one who would be spending out the family's wealth. So you should not do that. So second house lord, first house is the exception. Remember this. ये नहीं होना चाहिए. Yeah, it becomes the house of losses. Yeah, understood, right? Next, 5th house lord in the 11th, 5th house lord in the 9th, 5th house in the 1st, 5th house in the 2nd will give the money. Second house sub lord. The sub lord वाला तो concept ही नहीं है ना. We are doing Vedic here. आप कहाँ KP को साथ में ले गए हो? और डेबिलिटेशन का केस अलग है सर. डेबिलिटेशन एंड एक्सॉल्टेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर गिविंग मोर वेल्थ देन द एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स. मेरा लगनपति and 5th lord is in the 11th house together. This is the third kind of dhan yoga. You might be having a lot of money. So
अब इनके जो स्वामी हैं ये इकट्ठे इनमें से किसी एक घर में बैठ जाएं, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ धन योगा. फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड सेकंड हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द फिफ्थ हाउस टुगेदर, गिविंग अ लॉट ऑफ मनी. फिफ्थ हाउस लॉर्ड एंड नाइन्थ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड टुगेदर इन द 11th हाउस. फिफ्थ नाइन्थ प्लेस्ड टुगेदर इन द सेकंड हाउस. फिफ्थ नाइन्थ प्लेस्ड टुगेदर इन द सेकंड फर्स्ट हाउस और इन द 11th हाउस. हाँ जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है? सेकंड लॉर्ड इन द 10th विल नॉट बी गिविंग यू द धन योगा. अगर सेकंड लॉर्ड इज इन द 10th तो आपको कारोबार में फैमिली की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ धन योगा व्हेन दीज प्लैनेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन वन ऑफ दीज हाउसेस. ओके, टुगेदर इन वन ऑफ दीज हाउसेस. अब आ जाते हैं फोर्थ काइंड ऑफ धन योगा में, विच इज द वेरी ब्यूटिफुल धन योगा. आई हैव सीन इट इन मल्टी मिलियनियर क्लाइंट्स जिनके पास वाकई बहुत ज्यादा पैसा होता है. वो कभी टुगेदर में नहीं होता. दोनों प्लैनेट्स अगर एक जगह टुगेदर बैठे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देंगे. अगर ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के परिवर्तन में बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पैसा देंगे. फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द 9th हाउस, 9th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस, 5th लॉर्ड इन द 9th, 9th लॉर्ड इन द 5th, 5th इन द 11th, 11th इन द 5th, फर्स्ट इन द 5th, 5th इन द फर्स्ट. आप इसको किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. इफ ये परिवर्तन में हैं, एक दूसरे की राशि एक्सचेंज में इन्हीं घरों में बैठे हैं तो ये बहुत सारा पैसा देंगे. अब अगर इसमें भी एक स्टेप आगे जाना है, अगर ये सेम एक्सचेंज नवमांश में या D11 में हो रहा है, D9 और D11, फर्स्ट लॉर्ड इन द 9th, 9th लॉर्ड इन द फर्स्ट, फर्स्ट इन द 5th, 5th इन द फर्स्ट, सेकेंड और 5th, 5th और सेकेंड, 11th और 5th, जिस तरह भी आप करना चाहें. If you see this in anybody's Navmansha D11 and D1, this is the immense and immense amount of money. आपको गिनने का टाइम नहीं मिलेगा. आपने D11 भी बोला, यस मैंने D11 भी बोला है. बहुत कम लोग देखते हैं D11, बट या D11 मस्ट बी सीन इन द केस ऑफ मनी. आय कहाँ से आ रही है. तो ये बहुत ईजी वे है D1 चार्ट से पैसा कैलकुलेट करने का. आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये बहुत ईजी था. Anybody has any questions still here? What about 7th house liquid money? सर वो धन योग नहीं है ना, वो तो लिक्विड मनी है. आया गया पैसा, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो अलग है. वो तो ट्रायंगल आ गया ना, एफर्ट्स का ट्रायंगल आ गया, 3rd, 7th एंड 11th. आप एफर्ट डाल रहे हो, पैसा आ रहा है. आप एफर्ट डाल रहे हो, डेली कुछ आ रहा है, गेन्स हो रहे हैं. आई एम नॉट रिच डिस्पाइट ऑफ दिस योगा. आपका चंद्रमा कहाँ है? ओके, प्रगति जी प्लीज कुड यू कम ऑन द ऑडियो. एग्जैक्टली, राहु इज विद मून इन द फर्स्ट हाउस. अब आप इस पैसे को एंजॉय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फाइनल जो है वो मून डिसाइड करेगा. इफ योर मून इज ऑल्सो हैप्पी देन यू वुड बी एंजॉइंग विद दैट मनी. इफ योर मून इज नॉट हैप्पी यू वॉन्ट बी एंजॉइंग विद दैट मनी. हाँ जी पापा. ये जो प्रकृति ने बताया कि राहु के साथ मून है ना, बेसिकली धन योग अनमोल जो बता रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. खुशी धन में नहीं है. बेसिकली दो इंसान, एक को आप 100 रुपए का नोट दे दो और उसको बोलो कि जाओ शाम को ना खर्च के वापस आना है. और दूसरे को आप 1000 रुपए दे दो, उसको भी बोलो आप भी जाओ और शाम को खर्च के एंजॉय करके वापस आना है. अगर चंद्रमा अच्छा है तो 100 वाला शाम को आएगा, बोलेगा मजा आ गया पापा, आज तो 100 रुपये आपने दिया, मैंने बहुत एंजॉय किया. और अगर चंद्रमा खराब है, जिसको 1000 दिया, वो शाम को आके बोलेगा यार जहां भी गया बस प्रॉब्लम्स ही आती गई, पैसे तो खर्च गए लेकिन मजा नहीं आया. तो जिसका चंद्रमा अच्छा है ना, उसको तो धन योग की जरूरत ही नहीं है. बेसिकली जिस बंदे का मून गुड है, उसकी जेब में अगर 10 रुपए, आपने बहुत लोग लाइफ में देखे होंगे कि जो दिल के बहुत बड़े होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन और उनको जो भी चीज उनको मिलती है वो उससे कितने खुश होते हैं. तो जिंदगी में अगर खुशी आती है ना तो वो चंद्रमा से आती है, वो धन से नहीं आती. ये धन योग कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. चंद्रमा इज मोर इंपॉर्टेंट देन धन योगा. तो ये मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बोला था कि फाइनली क्या बात होगी, फाइनली वुड यू बी एबल टू एंजॉय इट और नॉट, वो कैसे पता चलेगा? वो पापा ने आपको बता दिया कि वो चंद्र की कंडीशन से पता चलेगा. अगर तो चंद्रमा अच्छा है
तो आराम से यू वुड हैव फन. Okay, same case. I have this yoga struggling for money. My moon is alone in the 5th house. Okay. तो okay, राशि plays important role यार. राशि पर ना मैं राशि definitely plays important role. अब okay. अब हम चलते हैं. अब प्रकृति जी यहां पर जरूर देखिएगा जो मैं अभी बता रहा हूं अपने अपने चार्ट में, जिनके चार्ट में ये योग है. अब आ जाओ जी दूसरे पॉइंट पर, D2 चार्ट पर. D2 को हम होरा चार्ट भी कहते हैं. सबको पता है ना D2 चार्ट. एनीबडी हु इज नॉट फेमिलियर विद D2 चार्ट कैन प्लीज रेज देयर हैंड्स. जिसको भी नहीं पता है D2 चार्ट के बारे में. सर नहीं पता है सर. ओके, जिनको D2 चार्ट के बारे में नहीं पता है मैं उनको एक बात बता देता हूं. D2 चार्ट जो होता है वो एक खास तरह का चार्ट होता है जिसमें सिर्फ दो ही तरह के लगन होते हैं. या तो सूर्य लगन यानी कि लियो असेंडेंट, या फिर कर्क लगन यानी कि चंद्र असेंडेंट. यही दो असेंडेंट हो सकते हैं. ईदर इट कैन बी 5 नंबर और इट कैन बी 4 नंबर. इसके अलावा कोई भी असेंडेंट जो है वो होरा चार्ट में नहीं होता है. ठीक है. अब ये सारी जो खेल है वो इन्हीं दो असेंडेंट्स में खेली जाएगी. सबसे पहली चीज आपने देखनी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकता है, अदरवाइज आप हाथ नीचे कर लीजिए. सर देखना कैसे सर इसको, आप जैसे बोले सर D2 हाँ, चार्ट तो को देखना कैसे? आप एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ D2 चार्ट आपको मिल जाएगा. होरा चार्ट लिखा होगा उसमें. उसमें आप देखना है कि आपके ज़्यादा प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं. आर दे इन द कर्क और आर दे इन द इन द लियो. हाँ जी, कोई मैम आप भी आ रहे थे बीच बीच में. सिमी मैम होरा चार्ट जी जी जी. होरा बेसिक है, लगना है, नवदशा है, मून है, क्लाउड है, चलती है, प्लैनेट्स है, प्लैनेट सब चलती थे. सर ऐसे मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता. मन्नी सर आप जो 3 लाइन डॉट दिया हुआ ना उस पे क्लिक कीजिए, वहां पे जाइए, वहां पे लिखा होगा एक षोडश वर्ग या केपी के जस्ट नीचे में, उस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा. जी जी जी, षोडश वर्ग में आएगा. षोडश वर्ग में आएगा डेफिनेटली. थैंक यू. आ गया, वहां में मिल गया सर. ओके. अब यहां पर दो ही तरह के लगन हो सकते हैं, या तो लियो हो सकता है या फिर कैंसर हो सकता है. अब लियो इज अ मेल साइन, कैंसर इज अ फीमेल साइन. सबसे पहले अपना D1 देख लीजिए. अगर तो आपका D1 इज द सेम एज योर D2, दोनों ही मेल साइन के असेंडेंट हैं, तो यू वोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ फॉर गेटिंग मनी. लेकिन अगर उल्टे हैं, अगर आपका जो वहां पर D1 में मेल साइन का लगन है और D2 में फीमेल साइन का लगन है, देन यू वुड हैव टू चेंज योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टू गेट द मनी. यू वुड हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. अगर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो पैसा नहीं आएगा. ये D2 का पहला रूल है. दूसरी चीज, अगर दोनों सेम हैं, व्हाट आर मेल साइन? सर ऑड साइंस मेल होते हैं और वो फीमेल होते हैं दूसरे. ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बताना हो. अब अगर दोनों सेम हैं, यू डोंट नीड टू चेंज योरसेल्फ. दूसरी चीज, लियो इज अ हार्डर साइन एंड कैंसर इज अ इजियर साइन. तो अगर तो लियो है और दोनों तरफ मेल है, तो आपको पैसा कमाने में फिर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि लियो वांट्स यू टू बी एक्यूरेट, लियो वांट्स यू टू बी डिसिप्लिन्ड, and Leo wants you to go through ups and downs and struggling period and then finally getting the money. If you won't struggle and you have Leo as ascendant in your D2 chart and you don't want to struggle, you don't want to put efforts, you don't want to hard work, you won't get the money. But if in the D2 you have Cancer ascendant, then you are lucky. Because माँ क्या चाहती है कि बच्चे को आसानी से सब कुछ मिल जाए, लेकिन यहां पर हो सकता है कि आपको बहुत सारी वेल्थ ना मिले, लेकिन कंफर्ट जोन रहे. अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी लियो के अंदर जो प्लैनेट बैठा है, जब उसकी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, उस टाइम पर आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. और जब कैंसर वाले जो वहां प्लैनेट बैठे हैं, जब उनकी दशा अंतरदशा आती है, तो आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. हाँ जी अंकुर जी. अंकुर जी आप बोल सकते हैं. ओके, सो यू हैव रिटन हियर. यस, सो मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा कैंसर असेंडेंट है D1 में, जिसमें मार्स है डेबिलिटेटेड हो गया. सर नंबर वन, एक सेकंड सर, आई वांट टू से समथिंग हियर.
कैंसर असेंडेंट इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पर लगन में आकर के मंगल डेबिलिटेटेड नहीं होता है. इट इज द योग कारका, वो माँ की गोद में गया है. यहाँ पर आपका मार्स इज नॉट डेबिलिटेटेड. सो आप कभी भी किसी को बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मंगल डेबिलिटेटेड नहीं है. ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू अहेड. ओके, थैंक यू सो मच. तो इसमें जैसे आपने कहा कि फीमेल साइन और मेल साइन से डिफाइन होता है. जैसे मेरा D1 में भी कैंसर असेंडेंट है और D2 में भी कैंसर ही है, तो उसमें क्या कुछ फर्क आता है रीड करने में, या मीनिंग कुछ और होता है उसमें? नहीं ठीक है, Besides female ठीक sign है. होने हाँ, का अगर दोनों sign भी फीमेल साइन है तो इट्स इजी, यू कैन अचीव इजी वेल्थ. ओके, ठीक है, यू वोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा. ओके. ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें दूसरा पॉइंट. तो ये समझ में आ गया कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है खुद को कि नहीं करना है. एंड लियो इज अ हार्डर साइन, कैंसर इज अ इजियर साइन. होप इट इज क्लियर, राइट. अब हमने देखना है कि कैंसर में ज्यादा प्लैनेट्स हैं कि लियो में ज्यादा प्लैनेट्स हैं. अगर तो कैंसर में ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो आपको लाइफ में ज्यादा फेजेस ऐसे आएंगे जब आप खुद ही एफर्टलेस हो जाएंगे और धीरे धीरे आप सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करेंगे. जैसे पापा ने कहा कि कमाई नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए. यू हैव टू हैव अ सेटिस्फेक्शन. एंड अगर तो कर्क में ज्यादा है तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हायर होगा. अगर लियो में ज्यादा है तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा. एंड यू वुड बी रनिंग फॉर मनी, यू वुड बी पुटिंग एफर्ट्स. मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे पैसा कमा लूं, मैं वैसे पैसा कमा लूं. यू वुड बी फाइंडिंग द डिफरेंट वेज टू अर्न द मनी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. आपका सेकंड लॉर्ड जो कि जन्म कुंडली का है, अगर सेकंड लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द कैंसर इन द D2 chart, then you would be having easier money. Okay, because that is final bank balance that you are gonna get. And if it is in the Leo, थोड़ा सा कम हो जाएगा. दूसरी चीज, which is the natural significator of wealth? Which planet is the natural significator of wealth? No, it's not Venus. No, it's not Venus. It's Rahu. not Moon. It's not Rahu. Natural significator is Jupiter. Come on. Mercury. Jupiter is the natural significator of wealth. If that natural significator of the second house, right? That is the natural significator of the wealth. If that is placed with your second lord in Karka in D2 chart, you would be gaining wealth no matter what you do. आपको पैसा आएगा ही आएगा और easy पैसा आएगा, easy flow of money आएगी. अब अगर यही चीज कैंसर की जगह पर लियो में है तो इजी नहीं आएगी, लेकिन आएगी. आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट यू वुड बी गेटिंग इट. थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया ना? मैंने इजी वे में ही समझाने की कोशिश की है, जितना इजी मैं बता सकता था. इससे इजी वे में आप धन कैलकुलेट नहीं कर सकते. एनीबडी हैज एनी डाउट्स? यस, जुपिटर प्लस सेकंड लॉर्ड इन कैंसर, दैट्स गुड. तो आपको इजी मनी आएगी, डोंट वरी. अगर लगन कर्क का है, अगर वहां पर लगन लियो का है, देन यू हैव टू गो गिव एफर्ट्स एंड देन यू वुड बी गेटिंग इट. एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस, लियो लगन है, बट इजीली तो आता है, इजीली आएगा, डोंट वरी. पैसा आसानी से आएगा. और दशा देखो, अगर तो आपको दशा भी कर्क वालों की आ रही है ना बीच में, जैसे एग्जांपल ले लो, किसी का कर्क वीनस जो है वो कर्क में बैठा है D2 चार्ट में. अब जब उसकी कर्क की दशा आएगी, यानी कि जब वीनस की दशा आएगी, तो वो वीनस कर्क में बैठा है, उस टाइम पर इजी पैसा मिलेगा. लेकिन सन लियो में आ गया तो आप उसको बता सकते हो कि भैया 20 साल तो पैसा आराम से कमा लीजिए, लेकिन जब सूरज की स्टार्टिंग हो जाएगी तो पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. इसमें एक सेकंड पापा, इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूं. एक आदमी था, वो आदमी, उसकी सूर्य की दशा थी, कर्क में था, वेल्थ उसमें इजीली था. अब ये आदमी सूर्य की दशा में जाकर के गुरुद्वारे से भी खाना खा लेता था, इसको कभी खाने की कमी नहीं आई, इसको किसी तरह चीज की कमी नहीं आई. और राइट आफ्टर सन इन द मून ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग मोर ऑफ हिज ओन बिजनेस. और वो जो मून है वो वहां पर कैंसर से हट करके लियो में था. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ही स्ट्रगल्ड अ लॉट. वो बहुत जगह घूमा, उसने बहुत मेहनत लगाई, एफर्ट्स लगाए, उसके बाद में उसके पास पैसा आया.
पैसा तो आया, लेकिन उससे पहले उसको पैसे की जरूरत ही नहीं थी। कर्क वाले प्लैनेट्स में आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, आपको उस टाइम पर आपकी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। और लियो वाले टाइम पर आपको अपनी जरूरतों के लिए फाइट करना पड़ता है। हाँ जी पापा। क्लास में काफी डॉक्टर्स हैं, इनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अनमोल ने बताया 11th हाउस भी जो है वो वेल्थ का हाउस है। तो आप बीइंग ए डॉक्टर जब भी आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तौर पर चार्ट को एनालाइज करते हो, अगर लगन का स्वामी, आई थिंक आप सबको पता है लगन का स्वामी क्या होता है, लगन में जो राशि होती है उसका जो लॉर्ड है वो अगर 11th हाउस में आके बैठ जाता है तो उसमें ना दो चीजें इंसान को, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर पैसा ज्यादा आ गया तो हेल्थ डिटीरियोरेट कर जाएगी। नोट कर लीजिएगा ये 11th हाउस में अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा है, जब भी उसकी वेल्थ राइज करेगी उसको हेल्थ के इश्यूज आ जाएंगे। और अगर वो हेल्दी हो जाएगा, बहुत स्वस्थ हो जाएगा, तो उसको पैसे की किल्लत आ जाएगी। अब आपने देखना है कि आपने उसको, उसकी प्रायोरिटी क्या है किस समय पर। और ये 100% है, मैंने जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो मैं पार्ट बताऊंगा दैट इज 100% बताऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, लगन का स्वामी 11th हाउस में आके वेल्थ तो देगा लेकिन हेल्थ ले लेगा, एक हाथ से देगा दूसरे हाथ से ले लेगा। चलो अनमोल। अब इसमें बिल्कुल ये ऐसे ही नहीं है सिर्फ, इसमें और भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं। अब एग्जांपल ले लो, अगर आपका वेल्थ गिविंग प्लैनेट दारा कारक है, दारा कह दिया गनाती कारक है, अब बहुत सारे पॉइंट आ गए। अगर वही प्लैनेट जो आपको वेल्थ दे रहा है वो साथ में आपका गनाती कारक भी हो गया तो भी सेम चीज होगी, पैसा तो आ जाएगा, साथ में हेल्थ चली जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर मैं आज नहीं गया हूं, ना ही मैं जाऊंगा। अब हम आ जाते हैं जी नक्षत्रा पे। नक्षत्रा का मैं आपको सिर्फ एक स्वाद दूंगा, ज्यादा नहीं इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक कोणार्क जी कहीं चले गए हैं क्या? कोणार्क जी दिखना यार, कोणार्क जी आप कैमरा मत बंद किया करो यार, वो हमारी रौनक चली जाती है। नहीं कैमरा मेरा ऑन है। हाँ तो ऑन है, बस माइक ऑफ थी। हाँ वो भी नहीं बंद करना यार, आप हमारे, आप यहाँ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहो, ऐसे नहीं प्लीज हाँ कंटिन्यू, मैं सुन रहा था। हाँ तो उसके बाद मैं नक्षत्रा पे था। आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड नक्षत्र आपको वेल्थ देगा। आपके जन्म नक्षत्र से बिल्कुल पिछला नक्षत्र, यानी कि क्लॉक पूरा घूम करके जो लास्ट नक्षत्र आता है वो भी आपको वेल्थ देगा। ये आप रूल याद रख लेना जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। यदि आपके पास कोई क्लाइंट आए, एग्जाम्पल ले लो, मैं अश्विनी पे स्टिक करता हूं, अगर आपका अश्विन नक्षत्र है और आपके पास भरनी नक्षत्र का क्लाइंट आ गया, ये आपको पैसे देगा। आप अश्विन नक्षत्र के हैं और आपके पास रेवती नक्षत्र का क्लाइंट आ गया, ये भी आपको पैसे देगा। सेम थिंग इज फॉर द डॉक्टर्स। If you see a client coming to you with the nakshatra which is placed second or बिल्कुल last पे to itself, that person is coming to give you wealth. Always remember this. दूसरी चीज, इनके लॉर्ड भी पैसा देंगे। अश्विन नक्षत्र कौन है? केतु है। अश्विन के बाद कौन सा आ जाता है जी? अश्विन के बाद भरनी आ जाता है, भरनी का लॉर्ड वीनस है। आपको शुक्र भी पैसा देगा। और रेवती का लॉर्ड कौन है? मरकुरी है। आपको मरकुरी भी पैसा देगा और आपको शुक्र भी पैसा देगा। अब इस केस में आपको शुक्र और बुध के होरे में क्लाइंट लेने चाहिए। ठीक है, ये राज दे रहा हूं आपको, सीक्रेट दे रहा हूं, हाउ यू कैन अर्न द मनी, बिकॉज यू गाइज वांट टू अर्न मनी एंड आई वांट यू टू अर्न मनी। आप जितना पैसा कमाओगे मेरे लिए उतना खुशी है, क्योंकि मेरे बताने से कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मा में ऐड हो रहा है। तो आपके पास क्लाइंट आ जाए और उसका नक्षत्र आपसे सेकंड और बिल्कुल लास्ट प्लेस्ड हो, अर्न मनी फ्रॉम दैट क्लाइंट। नंबर 2, ऑलवेज टेक क्लाइंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। इनके होरा में और इनके जिस दिन नक्षत्र होते हैं, जिस दिन बुध का नक्षत्र हो, जिस दिन शुक्र का नक्षत्र हो, उस दिन आप कोशिश करो कि कमा लो। उस दिन आप ज्यादा टेंशन ना लो। आस्क फॉर द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड, यू वुड गेट दैट मनी। बट उस समय अगर आप शर्मा गए, अगर आप उन दिनों में शर्मा रहे हो, पैसा कम मांग रहे हो, तो फिर पैसा कम ही आएगा। तो दिस इज द वेरी डीप सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू हाउ टू अर्न मनी यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, जो मैं आपको दे रहा हूं।
और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप देखेंगे कि आपको पैसा आ रहा है। ये नक्षत्रा का राज है। अब ऐसे ही हाउसेस का भी राज है, वो आप लोग खुद डिकोड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी पापा। बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका होती है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता था तो मेरे को भी एक शंका होती थी कि ये जो चीजें हैं, ये जो भाग्य है, ये पहले से निश्चित है, तो जितना पैसा मिलना है उतना पैसा तो मिलना ही है इंसान को। तो बड़ी जगह पे पढ़ा भी था कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो आप लोगों का भी ये सवाल होगा, आपने कभी पूछा नहीं है, तो मेरे मन में ये सवाल आया था। तो उसका फिर जो आंसर मेरे को मिला जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय स्टडी, तो आंसर मैं आपको एक छोटा सा आंसर बताता हूँ कि कोणार्क जी को ही ले लेते हैं, क्योंकि कोणार्क एक सबसे स्मार्ट बॉय लग रहा है मेरे सामने। कोणार्क, आप कहाँ रहते हो? मैं सर गाजियाबाद में हूँ एग्जैक्टली। चलो हम दिल्ली मान लेते हैं थोड़ा सा इसको। हाँ बिल्कुल, जस्ट अक्रॉस। और अनमोल जी जलंधर है ना? तो अब आप दिल्ली से जलंधर आ रहे हो, तो ये आपकी एक जर्नी है, ठीक है? तो इसी तरह से ना आपकी एक लाइफ की भी जर्नी है कि आप अपने जन्म से अपनी डेस्टिनी की ओर जा रहे हो। तो ये हमारी जर्नी है। अब आपकी दिल्ली से जलंधर की जर्नी के दौरान रास्ते में जितने स्टेशन आते हैं वहां पे खूब सारे लंगर लगे हुए हैं, वहां आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही हैं, वहां आपको पॉजिटिव चीजें बहुत मिल रही हैं और कुछ नेगेटिव भी मिल रही हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं या जो अनमोल बता रहा है वो ये चीजें हैं कि आपने अपनी जर्नी के दौरान उस बोतल को उठा के पीना है या उसको छोड़ देना है। स्टेशन तो चले जाएगा। पानीपत में अगर आपको खीर मिल रही है, आपने देखा आपके मुंह में पानी आया, यार लूं ना लूं, लूं ना लूं, आपने छोड़ दी तो छोड़ दी, वो आपके भाग्य में आ सकती थी लेकिन आपने ली नहीं, ठीक है? तो इसी तरह से हम अपनी लाइफ की जर्नी में ना बहुत चीजें मिस कर देते हैं जो हमें बाद में पता लगता है यार उस वक्त मैं ये काम कर लेता। बहुत लोग होते हैं ना, कहते यार मैंने शेयर मार्केट में ना उस दिन शेयर लेने थे, तो बस लेने ही लगा था तो रह गया, यार आज शेयर वो बहुत ज्यादा राइज कर गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आपने रास्ते के लड्डू उठाने कैसे हैं और कब उठाने हैं। और ये एक मैंने आपको शंका आपके मन में आती थी, तो उसका यही समाधान है कि ये जो अनमोल ने बताया है, ये चीजें एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा कि ये चीजें हमें कहाँ से और कैसे मिलनी है। मिलेंगी उतनी ही मिलेंगी जितनी आप डिजर्व करते हो। मैं सिर्फ आपको एक राय दे रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि यार जिस दिन ये नक्षत्र आए ना उस दिन ज्यादा मांग लेना, उस दिन मांग लेना, मिल जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में 1 करोड़ लिखा है तो 1 करोड़ ही मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली लोग वो 1 करोड़ भी नहीं पूरी तरह से पा पाते। लोग उससे पहले ही कुछ ना कुछ उजाड़ देते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, और वो 1 करोड़ जल्दी कैसे आए मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ जी मनीष जी। सर वैसे तो आपने इंटरेक्टली थोड़ा आंसर दिया उसका, लेकिन मुझे सर ने जैसे डॉक्टर विद्यासागर सर ने जैसे बोला कि क्योंकि सर की नॉलेज तो मतलब आई रियली आई मीन सैल्यूट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मजा आ रहा है। दूसरी बात कि सर ने जिस तरह से बोला कि वो कौन सी स्टेशन पे से क्या उठाना है, लेकिन अगर आपने जैसे बोला कि अगर 1 करोड़ है तो वो तुम्हें उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तो अगर किस्मत में लिखा ही हुआ है, अगर हमने ऐसा ही करना है तो ये कैसे हेल्प करेगा? मतलब मुझे ये मेरे बचपन का सवाल है, मतलब कि यार जो हमारी किस्मत में लिखा ही हुआ है वो जो मिलना ही मिलना है, जो जैसा होना ही होना है, ठीक है? तो फिर मतलब अगर मेरी किस्मत में नहीं होता तो मैं आज नहीं आपकी क्लास में होता, ठीक है? अब मैं एक बार क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन जो था ना वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, और एस्ट्रोलॉजर उनके भगवान कृष्ण ही थे। तो उनको बोला कि भगवान लड़ाई जड़ाई ये हम ना करें, कोई उपाय कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का कोई उपाय कर लेते हैं कि हमें हमारा राज मिल जाए। तो भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया था, वैसे अनमोल ना आगे जब नक्षत्र का कोर्स कराएंगे तो अनमोल आपको बताएगा कि अर्जुन का जो नक्षत्र था वो रोहिणी नक्षत्र था। जिसका भी कोई प्लेनेट रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है तो रोहिणी इज ए वर्स्ट स्टार, वो चीज आपको फाइट करके मिलती है, तो वो एक अलग है। लेकिन आपका सवाल का जवाब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, उनको हम नहीं छेड़ सकते, चाहे एस्ट्रोलॉजी कर लो।
एक चीज ऐसी होती है जो निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है, उसको हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा उसको हम चेंज कर सकते हैं। और तीसरी चीज ऐसी होती है कि जो आपके कर्मों के बिना भी आप चाहे बिल्कुल नहीं करोगे, आपके लाइफ में है, वो बार बार मतलब कुदरत आपके आगे रख ही देगी। और अब इसमें से जो सेंटर वाली चीज है, जो मिल भी सकती है, जो नहीं भी मिल सकती, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। उसी को ही हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से गेन करते हैं या छोड़ते हैं। बाकी अनमोल आपको ज्यादा आपको बताएगा, इसमें मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। आसान भाषा में बताता हूँ सर। मैंने पहले भी एक लेक्चर में इसका जवाब दिया था। आई डोंट नो इफ़ यू वर देयर और नॉट। सवाल बड़ा सिंपल है सर। एस्ट्रोलॉजी के ना 3 पार्ट्स हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो है जो होना ही होना है, जिसमें कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ले लीजिए मृत्यु। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आए कि जी मेरे को तो मरना ही नहीं है, मैं अमर होना चाहता हूँ। दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट डिनाई डेथ, यू कैन नॉट डू एनी रेमेडी फॉर इट, यू वुड हैव टू डाई, राइट। सेकेंड होता है सेमी एसेंशियल पार्ट। सेमी एसेंशियल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट यू कंट्रोल विद योर कर्मास। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक इंसान कहता है मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसकी ज़िंदगी में 7th हाउस नहीं था, या उसका कोई पार्टनर नहीं था, या उसका कोई पास्ट लाइफ में कभी कोई मैरिज ही नहीं हुई होगी। हुई थी, उसके कर्मा भी जुड़े थे, लेकिन इस जन्म में ही डिसाइडेड नॉट टू। उसने योगी बनने का सोच लिया, उसने कुछ और सोच लिया। वो आगे जाकर के कर्मा काटेगा, अगर नहीं काटेगा तो शायद इसी जन्म में वो अपना जो मोक्ष पा गया। सो दैट इज द सेमी एसेंशियल पार्ट वेयर यू can put efforts and you cannot put efforts. It is your choice. I call you for party. If you want you can come, if you don't you don't. अब आप कह रहे हो कि अगर आपने यहां पहुंचना था तभी आप पहुंचे, बिल्कुल यू आर राइट। एसेंशियल क्या था कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाओ, सेमी एसेंशियल क्या था कि मेरे पास आओ। हो सकता है आप यूट्यूब पे देख रहे होते, हो सकता है आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे होते। दैट इज टोटली योर चॉइस, दैट इज टोटली योर ओन डिजायर, बट एसेंशियल इज दैट यू वुड बी गोइंग टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। समझ गए। अब आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड इज द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इन द नॉन एसेंशियल यू डू नॉट डू एनीथिंग, अदर्स डिसाइड। एग्जाम्पल ले लो, मेरे सामने कोई आदमी हो और वो मुझे थप्पड़ मार दे। अब वो जो आदमी थप्पड़ मार रहा है उसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। दैट पर्सन केम टू मी एंड ही हिट मी। उसने अपना कर्मा मेरे साथ एक जोड़ लिया, वो उसकी चॉइस है। दैट इज द नॉन एसेंशियल, जहां पर दूसरे अपने कर्मास आपके साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है मनीष जी, इसके आगे कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप बोल सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कुनार्क जी और अनमोल जी अगर गाड़ी में जा रहे हैं, सामने एक लड़की बैठी है, अब ये उसको फूल देते हैं, जो उसको ऑफर करते हैं, ये एक ऐसा पार्ट है जो इनके हाथ में है। अगर इन्होंने चांस गवा दिया तो गवा दिया। क्यों कुनार्क जी वो कहना वो कहना चाह रहे हैं कि गवाना मत। अगर सर मैं होम्योपैथी क्लास ज्वाइन ना करता, अगर सर के थ्रू ही मुझे पता लगा, अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं था इसका। अगर मैं होम्योपैथी ज्वाइन ना करता, पहले तो स्टूडेंट ना बनता, तो सर का मुझे पता नहीं लगता। ठीक है, तो सर के थ्रू मैं अभी आपके पास आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जो आपने बोला जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल, तो वो भी तो अगर मेरे किस्मत में नहीं होता तो नहीं मिलता ना। मतलब आई डोंट नो, नहीं सर, जरिया आपने चूज करना है, मिलेगा वही जो आपको किस्मत में है। एस्ट्रोलॉजी आपकी किस्मत में थी, आप यहां पर आ गए हो, वो एसेंशियल है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था आपका कर्मा एस्ट्रोलॉजी के साथ। सेमी एसेंशियल ये है कि आपने पाथ हमारा चूज किया। एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक बड़ी प्यारी वर्डिंग है कि गुरु शिष्य को चुनता है, शिष्य गुरु को नहीं चुनता है। यस, एग्री ऑन दिस। सही टाइम आने पर सही गुरु आपको अपने आप मिल जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, माय कंसल्टेशन फीस इज ऑन द हायर साइड। ठीक है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं सर आपकी कंसल्टेशन बहुत हाई है, तो मैं कहता हूं आप किसी और को दिखा लीजिए। अब वो सेमी एसेंशियल है, वो अगर चाहे तो वो थोड़ा सा टाइट होकर के मेरी कंसल्टेशन पे कर सकता है, एंड मेरी कंसल्टेशन पे करने से उसको लाइफ का सोल्यूशन मिल सकता है। अभी नहीं मिलना है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जब अफोर्ड करेगा तब मेरे पास आएगा, तब मिल जाएगा। एसेंशियल इज दैट ही वुड गेट द सोल्यूशन, सेमी एसेंशियल इज व्हेन एंड हाउ ही वुड गेट द सोल्यूशन। ठीक है, कितना चार्ज करते सर आप? कोई गल नहीं, वी कैन डू दैट। हाँ जी राम प्रकाश जी। राम प्रकाश सर,
जी सर जी, जो आपने बताया ना अभी डेस्टिनी के लिए जो भाग्य में क्या है, सर मैं करीब पिछले 10-15 साल से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मतलब रेमेडी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं एस्ट्रोलॉजी में भी आ गया, समझने लगा भाई समझूं क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो अभी लास्ट टू लास्ट मेरे को समझ में आया, अगर 9th लॉर्ड D9 में और कोई भी लॉर्ड, जो कोई भी प्लेनेट D9 में अगर फिक्स साइन में चला जाएगा तो आपके हाथ में कुछ ज्यादा रहता नहीं है कुछ करने के लिए। ऐसा क्यों सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। क्योंकि D9 फिक्स साइन है, जो भी आपके, जैसे मेरा D9 का लॉर्ड जो है वो फिक्स साइन में चला गया तो वो उसके जो मेरा उसका भाग्य डेस्टिनी तो fix हो फिक्स गया। हो गई, भाग्य वो fix प्लेनेट हो गया। वो ऑटोमेट मूड पे लेके जाएगा वो। तो आप रेमेडी करेंगे भी तो वो काम उतनी नहीं, वो तो प्लेनेट के हिसाब से काम करेगी। चलो, मैं आपके इस पॉइंट पर एग्री करता हूँ और मैं इस पॉइंट पर डिसएग्री भी करता हूँ। सर जी। फिक्स्ड साइन का ये मतलब नहीं है कि वो साइन पूरी तरह से फिक्स हो गया और उसको हम छेड़ नहीं सकते, राइट? जी नंबर 1, जी। साइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नक्षत्र इज इम्पॉर्टेंट। एक Okay. चीज और, Thank you. हमारे पता नहीं क्यों D9 को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहीं मैं पढ़ रहा था, बात सही है, बात गलत नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, कि अगर आपके D1 चार्ट का 7th लॉर्ड फिक्स्ड साइन में चला गया D9 में, तो आपका पार्टनर फिक्स है, आपको ज़्यादा पार्टनर नहीं मिलते हैं, आप लाइफ में एक ही बंदे से मिलते हो, उसी से शादी कर लेते हो। दिस इज ट्रू। वो ड्यूअल नेचर वाले साइन में चला गया तो 2 शादियों के चांस बनते हैं या 2 रिलेशनशिप के चांस बनते हैं। वो नॉन फिक्स साइन में चला गया, यानी कि चर राशि में चला गया, मूवेबल में चला गया, तो बहुत सारे रिलेशंस घटते हैं। एग्री ऑन दिस। लेकिन भाग्य आपका फिक्स ऑलरेडी है, आपका भाग्य ऑलरेडी फिक्स है, आप रेमेडी भाग्य के लिए क्यों कर रहे हो, मेरा ये सवाल है। सर कोई भी रेमेडी हम लोग करते हैं दैट उसी लिए करते हैं कि फ्यूचर को सुधारने के लिए। तो व्हाट इज द फ्यूचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डेस्टिनी। नहीं, तो किसने कहा कि 9th हाउस इज फ्यूचर, 9th लॉर्ड इज फ्यूचर? नहीं, 9th हाउस डेस्टिनी ना, भाग्य। 9th हाउस इज भाग्य को जिसको आप बोलते हैं कि मेरा 9th हाउस भाग्य, तो उसी हिसाब से D9 में अगर 9th लॉर्ड फिक्स में चला जाता है तो उसके अलावा मैंने ये भी देखा है, जो भी प्लेनेट D9 के फिक्स साइन में जाते हैं उनकी रेमेडी ज्यादा कोई खास काम नहीं करती, थोड़ी बहुत काम करेगी, उसके बाद फिर वही ज्यादा वो आपके पास ऑप्शन रहता नहीं इधर उधर करने के लिए, वो ऑटोमेट मूड पे चलेगा। यू आर राइट ऑन दिस, बट मैं इस केस में क्या करूंगा, अगर मैं होऊंगा, मैं 9th लॉर्ड को छोड़ दूंगा, ना ही मैं 9th लॉर्ड की रेमेडी करूंगा, मैं रेमेडी उस चीज कुछ और करूंगा और वो उससे चेंज आएगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी डजंट मीन दैट वी हैव टू चेंज एनीथिंग। नंबर 1, ज्योतिष किसी भी चीज को बदलने के लिए काम नहीं करता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं कहूं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को IAS ऑफिसर बना दो, या मेरे को ये कर दो, मेरे को डॉक्टर बना दो, वो बना दो, दैट इज नॉट हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ इतना मतलब है कि मैं आपको आपका बहाव बता सकूं कि आपका जो रिवर है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप साउथ से नॉर्थ की तरफ तैरने की कोशिश कर रहे हो। रेमेडी सिंपली मीन्स ट्राइंग टू ऑल्टर द थिंग्स दैट यू डोंट एक्सेप्ट, राइट? एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, एस्ट्रोलॉजी विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। ज्योतिष का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको मैं A पॉइंट और B पॉइंट बता दूं कि आपका जो रास्ता है वो A पॉइंट से होते हुए B पॉइंट तक जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोगों के चार्ट में बिजनेस होता है और वो जॉब्स कर रहे होते हैं, स्पेशली विद द पीपल हैविंग राहु इन द 10th, राहु इन द 2nd एंड राहु इन द 6th. These people are usually forced by the people or parents that you should be going into the job. एंड फिर होता क्या है कि ये लोग लाइफ में राइज नहीं कर पाते। अब अगर ऐसा इंसान मेरे पास आएगा तो मैं उसको उसकी डेस्टिनी बताऊंगा कि योर डेस्टिनी इज टू डू द बिजनेस। इफ यू फ्लो विद योर फ्लो, अगर आप पानी के बहाव के साथ तैर जाते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेंगे, सेफली पहुंचेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो डेस्टिनेशन आपको अच्छी लगे, आपका अच्छा लगना या ना लगना इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन व्हाट योर स्टार्स वांट यू टू डू। तो ज्योतिष कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं है,
रेमेडी का सिर्फ इतना मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ नेचर। अब मेरे से जितने लोगों ने कंसल्टेशन ली है, मैं कभी ऐसी की कोई रेमेडी नहीं बताता कि आप इसको जला दो, इसको बहा दो, इसको दफना दो, इसको कुएं में गिरा दो। पीपल डू इट टू ऑल्टर द थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट ऑल्टर द थिंग्स. What I tell them is how to change your lifestyle, how you can go with your own flow. And once you start going with your flow, you would reach your destination, and I do not guarantee if you would love your destination or not. हम इसमें पापा कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद हम संदीप जी का क्वेश्चन लेते हैं. हाँ जी, ठीक है, उसके बाद हाँ जी. रमन जी है ना आपका नाम? राम प्रकाश जी. मेरे पास ना, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, छोटा सा आपको बात बताता हूँ. मेरे पास एक कंसल्टेशन आई थी. उस कंसल्टेशन में उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी, उसको जितना पैसा मिलना था ना, वो 8th हाउस से मिलना था. चार्ट में आपको अभी नहीं बताऊंगा, मेरे को याद भी नहीं है पूरा. उसको इनकम मिलनी थी 8th हाउस से. अब अनमोल ने क्या बताया है कि जैसे हमें फ्लो जिधर लेके जाता है ना, हमें उधर ही जाना चाहिए. ठीक है, तो अब फ्लो के अकॉर्डिंगली उसको पैसा 8th हाउस ने देना था. अब 8th हाउस के जो वो बंदा जो था, वो बहुत ज्यादा मतलब कि अपने काम में इतना डेडिकेटेड था. मैंने पूछा तू काम क्या करता है? कहता मेरा काम है कि बिजली के उपकरण जो है वो खरीद के बाजार से, और मैं फिट करता हूँ. कंपनियों के साथ मेरे टाई अप है, घरों में भी जाके लगाता हूँ. इलेक्ट्रीशियन का मेरा काम है. और उसके तप्पड़ रुले हुए थे. उसको शाम को मुश्किल से मतलब 500-600 रुपए दिहाड़ी मिलती थी. आज की डेट में उसके पास ना बहुत वेल्थ है. मैंने उसको एक बात बताई, मैं कहा यार तेरा ना पैसा 8th हाउस से आएगा. 8th हाउस का माय डियर फ्रेंड्स, जो पैसे हैं ना, वो होते हैं जो आपके अपने कमाए नहीं होते. जो डॉक्टर है ना, वो नोट कर लें. 8th हाउस कुंडली का जो होता है ना, वो पैसा वो होता है जो आपके अपनी कमाई के नहीं होते. मैंने ना उसको बोला कि तू एक काम कर, तू ना जो चीज 10 रुपए की खरीदता है ना, तो दुकानदार से बात कर कि यार मेरे को कमीशन कितनी देगा, मैं तो रोज तेरे से लेता हूं. तू उससे कमीशन ले, और वो तेरी अनअर्न्ड इनकम है. और उसने वही काम शुरू किया. आज उसकी शाम को दिहाड़ी तो 500 रुपए है, लेकिन कमीशन उसकी 5000 रुपए है. तो यही अनमोल कह रहा है कि डेस्टिनी किधर ले जा रही है, आपको पैसे कमाने कैसे हैं. कुदरत आपको कमीशन की बात कर रही है, और आप कह रहे हो मैं तो लूंगा ही नहीं. जी बिल्कुल सही. इनफैक्ट सर जी, हम लोगों ने बहुत लोग, इनफैक्ट आपसे भी मैंने कंसल्टेशन ली है, आपसे भी. क्या बात. अच्छा, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. डॉक्टर साहब से मैंने ली है कंसल्टेंसी. कितने लोग हैं जिनका यहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है? चलो संदीप जी का सर है. कैसे राघव पता जी लगेगा का है. ये चीज? सर पता कैसे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा. सॉरी, मुझे तो पता नहीं चलो कैसे देखना वो होता है. कुंडली में जिनको पता है वो बता दें. चलो 3-4 लोगों का यहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है. चलो अब मैं आपको बताता हूँ. मेरे पास क्लाइंट अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड का आता है, सबसे पहले मैं आपके बारे में 4 बातें साफ साफ बता देता हूँ, और आप सब लोग उस पर एग्री करोगे. नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, इनक्लाइंड टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, इनक्लाइंड टूवर्ड रिलीजियसनेस हो. नंबर 2, आप लोग हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो. नंबर 3, आप जिसकी भी हेल्प करते हो वो आपका दुश्मन बन जाता है. नंबर 4, यू गाइज आर नॉट फाइनेंशियली वेरी गुड बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली एंड इमोशनली वेरी गुड. अब आपका फ्लो ये नहीं है. इफ यू फीड अ लॉयन ऑन ग्रास, द लॉयन विल डाई. इफ यू फीड अ लॉयन ऑन ग्रास, द लॉयन विल डाई. जुपिटर रेट्रो सिंपली मीन्स यू नीड टू फीड योर लॉयन विद द मीट. ऐसे लोगों को मैं कहता हूं स्पिरिचुअल मत हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस मत हो. ऐसे लोगों को मैं कहता हूं टोपी घुमा के काम करो. रेड बुक में एक लाइन लिखी है, ऑल्दो आई डोंट फॉलो रेड बुक टू बी ऑनेस्ट. उसमें एक लाइन लिखी है, जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा. जितना गलत काम करेगा उतने ज्यादा पैसे कमाएगा जुपिटर रेट्रो वाला. और जुपिटर रेट्रो वाले गलत काम नहीं करते हैं. यहां जितने जुपिटर रेट्रो वाले हैं, दे ट्राई टू बी वेरी अवेयर ऑफ कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है. दे ट्राई टू बी वेरी क्लियर विद मनी मैटर्स. बट फ्लो क्या कह रहा है? फ्लो ये कह रहा है कि भाई पैसा कमा लो, टोपी घुमा लो, इट्स फाइन टू डू दोज थिंग्स. अगर आप वो चीजें नहीं करते तो आपको नुकसान होगा, एंड फिर हम कहेंगे कि हम लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे. तो सिर्फ अपने स्टार्स को, उनकी डेस्टिनी को समझना है, उनके फ्लो को समझना है. वंस यू गेट इनटू दैट फ्लो, यू वुड डू ग्रेट इन योर लाइफ बिकॉज यू आर मेंट टू डू ग्रेट. अच्छा, अब किसी का एक सवाल था, उन्होंने हैंडशेक वो किया था, हैंड रेज किया था. संदीप जी का. हाँ जी संदीप जी, गो अहेड. बोलिए संदीप जी. अनम्यूट तो है आपका.
आप बोलिए संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये प्रगति जी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, व्हेन इट रेन्स यू टेक अम्ब्रेला, यू डोंट ट्राई टू, राइट यू राइट, नो। वेरी राइटली पुट। संदीप जी शायद आपका कनेक्शन इशू है या माइक आप टाइप कर दीजिए सर, टाइप कर दीजिए। अब आ रहा है क्या आवाज? हाँ जी, अभी बिल्कुल आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था मतलब थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वेरी डिटेल क्लास, लाइक पॉइंट स्पेसिफिक आपने बहुत चीज क्लियर कर दिया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। तो मुझे सर एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब यही कि आपने जो पॉइंट्स बताए थे D1 चार्ट से देखने के लिए, तो मेरे पर्सनली चार्ट में क्या है कि मेरा फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, सेकंड लॉर्ड फोर्थ में गया, फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में है, नाइन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में, और नहीं नाइन्थ लॉर्ड 11th में, और 11th लॉर्ड फर्स्ट में। तो ये सब होने के बावजूद मैं स्ट्रगल, मतलब ये अभी सब भी चल हुआ रहा नहीं है। ना सर, ये तो बनी स्ट्रगल गई ना, रनिंग फ्रॉम, पहला इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, इधर भाग गया, इधर भाग गया, इट वुड ऑलवेज बी रनिंग फॉर द मनी, यू नो। ये तो रनिंग वाला योग बन गया। एवरीथिंग इज ट्राइंग टू चेज अदर थिंग्स। अगर आप इसको एक भाग दौड़ की तरह, एक रेस की तरह समझो, तो ये लॉर्ड इधर है, ये लॉर्ड इधर है, ये लॉर्ड इधर है, ये लॉर्ड इधर है। सो एवरीथिंग इज ट्राइंग टू रनिंग, एंड ड्यू टू दिस रनिंगनेस, जब तक आप स्थिरता नहीं लेकर आते तब तक पैसा नहीं आएगा। टिल यू विल रन फॉर द मनी, यू वॉन्ट गेट द मनी। अनमोल जी, हाँ, बाकी अभी- पर्सनल चार्ट पे बहुत सारी और चीजें हाँ। हैं, है ना। हाँ वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपने जब कॉम्बिनेशन बताया उससे मैंने ट्राई किया, लेकिन फर्स्ट सेकंड में गया, फिर फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में आ रहा है, बिल्कुल, वो रन हो गया ना, Ninth इधर Lord- से इधर, इधर से इधर। नाइन्थ लॉर्ड 11th में जा रहा है, 11th फिर फर्स्ट में आ रहा है। हाँ, तो वो भाग रहा है। इट इज रनिंग रनिंग रनिंग, दीज आर द एक्सेप्शंस। और एक आपकी आध कुंडली अच्छी है, ये रेमेडी से आपको हाँ, ठीक हो जाएगी। हाँ, ये हाँ। बहुत अच्छी चीज है। आप सिर्फ स्थिरता लेकर आओ, एंड बेसिक 2-4 रेमेडीज हैं। व्हाट वर्क आर यू डूइंग? आर यू इनटू योर फैमिली बिजनेस? No, I'm not into family business. Be into like- family business if there is any. You would get wealth. Okay. अनमोल जी, आई जस्ट वांट कि एक बार फिर से रिकंसाइल हो जाए जो भी आज अभी तक पढ़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली डिस्कशन बहुत सारे आए बीच बीच में। तो एक बार आप सिरे से बता दें, जैसे आपने शुरू करा कि पहले हाउसेस का बताया आपने, मैं बता and देता हूँ। फिर हाँ सारा एक बार बता दें तो सबको एक लाइक हाँ जी, हाँ परफेक्ट। जी। नितेश जी, आप बता दीजिए क्या पूछ रहे हाँ, हैं। नितेश सर प्लीज। सर मैं एक क्वेश्चन से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया ना कि सेकेंड नक्षत्र जो होगा आपका, जिस भी जन्म मून जिस नक्षत्र में होगा उससे सेकेंड नक्षत्र आपको वेल्थ देगा। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि अश्विनी नक्षत्र वाला अगर जन्म लिया है, जिसका मून अश्विनी में है, तो भरणी नक्षत्र वाला उसको वेल्थ देगा, मतलब दैट इज वेनस। तो वेनस के 3 नक्षत्र है सर, राइट? पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एंड भरणी। सर तो ये तीनों नक्षत्र में देंगे। चलो इसका मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। और ऑल्दो दिस इज वेरी एडवांस, पर मैं बता देता हूँ। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक हिंट दे देता हूँ। आपके हिसाब से शुक्र के 3 नक्षत्र है ना? यस सर। वो 3 नक्षत्र सिर्फ तभी बनते हैं अगर हम 27 नक्षत्र साइकिल लें। अगर हम 28 ले लें, सारा कुछ बदल जाएगा। अगर हम Yes, sir, इसको change विंशोत्तरी जाएगा। के हिसाब से सेटल करें, 120 ईयर साइकिल के हिसाब से, तभी बनते हैं। अगर हम इसको 60 ईयर साइकिल में कन्वर्ट कर देंगे तो सारे लॉर्ड चेंज हो जाएंगे। सो भरनी इज नॉट ट्रूली ओन्ड बाय द वीनस, भरनी इज ट्रूली ओन्ड बाय द यमा, बाय द यमराज। तो दैट इज अनदर पॉइंट। ये हम जब नक्षत्र को एडवांस में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। बट फॉर नाउ आपको शुक्र के तीनों नहीं फायदा देंगे। आपके नक्षत्र से जो सेकंड नक्षत्र है वो फायदा देगा। और शुक्र के नक्षत्र जब ट्रांजिट में होंगे उस दिन आपको फायदा देंगे, और शुक्र का होरा भी आपको फायदा देगा। हाँ जी डॉक्टर जी, डॉक्टर पाल। थैंक यू सर। मैम आप म्यूट हैं। अनम्यूट कर लीजिए महुआ जी आप। जुपिटर अगर 12th हाउस में है तो उसका क्या इफेक्ट होता है सर? मैम टोटली ऑफ द टॉपिक हो गया, अच्छा अच्छा, ओके सर। सॉरी। हाँ जी, सो अनमोल जी इफ यू कैन जस्ट। चलो अब मैं रिवाइज करा देता हूँ, बड़ा सिंपल है, शुरू से शुरू हो जाते हैं। वेल्थ गिविंग हाउसेज होते हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। इनके लॉर्ड यदि अपने ही घर में बैठ जाएं तो ये वेल्थ देने का योग बनाते हैं। दूसरा, अगर इनके जो लॉर्ड्स हैं वो दूसरे के घर में बैठ जाएं, इन्हीं में से किसी घर में, तो भी वेल्थ देते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, सेकंड लॉर्ड इन दी फर्स्ट हाउस, क्योंकि वो अपने से 12th चला गया। तीसरा जो पॉइंट है, अगर यही दोनों लॉर्ड्स, इनमें से कोई 2 लॉर्ड या 3 लॉर्ड आकर के इनमें से किसी एक घर में इकट्ठे बैठ जाएं तो भी वेल्थ देते हैं।
अब ये मैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल रहा हूँ ना, ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वेल्थ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इफ इट्स इन द ओन हाउस कंफर्टेबल वेल्थ मिलेगी पर उतनी नहीं मिलेगी। इफ इट्स इन द अदर्स हाउस थोड़ी एफर्ट से मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी। इफ टू आर इन द सिंगल हाउस ज्यादा एफर्ट लगाओगे, आपके साथ कोई और भी एफर्ट लगाएगा और एफर्ट थोड़े, पैसे थोड़े ज्यादा मिलेंगे। नाउ थर्ड इज द परिवर्तना, फोर्थ इज द बेसिकली परिवर्तना। अगर ये घर आपस में किसी के साथ परिवर्तन में है तो भी वेल्थ मिलेगी। फर्स्ट लॉर्ड इन द नाइन्थ, नाइन्थ इन द फर्स्ट। और परिवर्तन योग में एक खासियत है, अगर ये सेम परिवर्तन या ऐसा ही परिवर्तन 1 और 9 का, 9 और 1 का अगर नवमांश और D11 में भी हो रहा है तो यू वुड गेट मोर वेल्थ। एंड यहां से ये वेरिफिकेशन का थप्पा है। इसके बाद अब आप इस वेल्थ को एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके मून की कंडीशन डिसाइड करेगी। अब हम आ जाते हैं D2 चार्ट पर। D2 चार्ट में दो तरह के लगन होते हैं, चंद्र लगन और सूर्य लगन। सूर्य लगन कठोर लगन होता है, यहाँ आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे पैसे के लिए। चंद्र लगन थोड़ा ईजियर लगन होता है, यहाँ आपको कम एफर्ट्स में ज़्यादा पैसा मिल जाता है। अब अगर मेल और फीमेल ये दो ही लगन हो सकते हैं, अगर तो आपका जन्म लगन यानी कि D1 लगना इज सेम एज द D2 लगना, मेल और मेल साइन है, लियो और उधर भी कोई मेल साइन है, तो आपको खुद को ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिना खुद को चेंज किए वेल्थ मिल जाएगी। अगर वहां पर ऑपोजिट है यानी कि अगर इधर मेल है और उधर फीमेल है, देन यू वुड हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू फाइनली अचीव द वेल्थ। उसके बाद ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लैनेट्स कर्क में अच्छे हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लैनेट्स लियो में बुरे हैं, क्योंकि लियो में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कर्क में आपको एफर्ट्स कम डालने पड़ेंगे। उसके बाद नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ इज जुपिटर। अगर आपका नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ यानी कि सेकंड हाउस इज प्लेस्ड विद द सेकंड हाउस लॉर्ड ऑफ योर जन्मा इन द सेम होरा, दैट इज इन द होरा ऑफ इधर मून और इन द होरा ऑफ सूर्य, देन यू वुड बी गेटिंग मोर वेल्थ। अब अगर ये चंद्र में हो रहा है तो थोड़ा इजी आ जाएगा, अगर सूर्य में हो रहा है तो थोड़ा लेट आएगा। अब किसी ने एक सवाल पूछा था कि पेरेंट्स भी पुअर हैं, ऐसा कोई योग भी नहीं है, कोई बहुत अच्छी फैमिली से भी नहीं बिलोंग कर रहे हैं और फिर भी बहुत सारी वेल्थ आ जाती है, वहां पर केतु प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। सो दैट इज द केतु। केतु इज वन मैन आर्मी, केतु इज वन मैन आर्मी। इट डजंट हैव द हेड, वो सोच करके फल नहीं देता। एग्जाम्पल ले लो, मैं आपके पास आऊं, आप मेरे को पूछते हो हाँ भी तेरे को कितने पैसे चाहिए, और मैं आपको कहता हूं यार भैया 10 रुपए दे दो, भैया 100 रुपए दे दो, भैया 200 रुपए दे दो। यू लिसन, यू थिंक, यू प्रोसेस एंड देन यू गिव द मनी, देन यू डिसाइड हाउ मच मनी यू शुड गिव मी। बट इन द केस ऑफ केतु, he doesn't have head, he doesn't listen, he doesn't think, he just gives away. And when Ketu gives away, that wealth is usually immense amount of wealth that you couldn't imagine that you could even get. And Ketu is earliness, Ketu is quickness. तो ये पैसा ज्यादातर अर्ली एज में मिलता है, before the age of 26. So the people who are very wealthy before the age of 26 and those people are coming from nowhere, you won't find any dhan yoga in their birth chart. The Ketu is responsible for it. Got it? But if you would ask for the money from Ketu, you won't get the money. एक मेरी YouTube पे वीडियो है केतु रहस्य, मैं उसका लिंक आज ग्रुप में डाल दूंगा, मेरी वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आप अपने केतु को समझ गए तो आप अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज कर लेंगे। हाँ जी अमिता जी। ये केतु क्या अपनी दशा आने पर ही फल देगा? नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। कुंडली में है तो देगा, कुंडली में है, कहाँ है, किस तरह से प्लेस्ड है। केतु विल गिव यू वेल्थ, वो कैसे देगा, किस तरह से देगा, वो हम किसी अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो गया है ना। पर हाँ, केतु को समझना है वेल्थ के लिए, वो केतु रहस्य वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो ओके, अब ये हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था नक्षत्र का। नक्षत्र आपसे सेकंड और आपसे लास्ट जो भी नक्षत्र है वहां से आपको पैसा आएगा। उस तरह के क्लाइंट से भी आप पैसा बना सकते हो, मांग सकते हो, एंड उस दिन उस होरा में उस नक्षत्र में भी आप जो है पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हो। गॉट इट? इजी, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक है। थैंक यू वेरी मच अनमोल जी, आपने इतने अच्छी तरह रिवीजन करा दिया पूरा सबका, और पर्सनली मेरे को भी अच्छी तरह से रिवाइज हो गया एग्जैक्टली जो बताया था। ऑब्वियसली एक चीज फॉलो करी थी बट एक बार रिकंसिल हो जाता है तो सब अब एक अनाउंसमेंट है। कुणाल जी आप करो कि मैं करूं? आप ही बता दीजिए, बोलिए। मैं बताता हूँ। एक अनाउंसमेंट है, मैंने एक चीज नोटिस की थी कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे को मैसेजेस भी आए कई लोगों के पर्सनली, दे डोंट हैव द बेसिक्स क्लियर।
बहुत सारे लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड तो बहुत है लेकिन बेस क्लियर नहीं है, एंड इनफैक्ट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जिनका बेस क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस इज एडवांस। यदि आपका बेस क्लियर है आपको एडवांस आता है, तो एडवांस आप खुद भी बना सकते हो बेस क्लियर हो तो आई प्लान्ड कि मैं एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो कि अराउंड 45 डेज का कोर्स होगा या 45 लेक्चर्स 40 लेक्चर्स का कोर्स होगा, उसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूं।